अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि इज़राइल का बहरी कज़ाकों के ज़रिए तुर्किश जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले। तुर्किश जहाज़ बहरी कज़ाकों ने यानी इज़राइल ने अपने कब्ज़े में ले लिए। तुर्किश F-16 सामने आ गए, शदीद बमबारी। 7 इजरायली बहरी कज़ाक जहन्नम वासिल कर दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जहाज़ की अगवा की नहीं बल्कि तुर्की की बढ़ती हुई फ़ौजी ताकत और इजराइल का खौफ की है। इसके इलाकाई असर व रसूख की वाज़ेह निशानदही करता है। सोमालिया के साहिल के करीब कज़ाकों ने एक अहम तुर्क फ़ौजी सामान 3 दिन पहले ले जाने वाले जहाज़ MV लित्व को अगवा कर लिया। और ये किसके कहने के भैया? इज़राइल के कहने पर किया, क्योंकि इस वक्त इज़राइल और तुर्की जंग के दिहाने पर खड़े हैं। और इज़राइल आप सब जानते हैं कि ऐसे ओछे हथकंडे करता रहता है अपने मुखालिफ मुल्क के ख़िलाफ़। ये जहाज़ कैमरून के परचम के नीचे सफ़र कर रहा था और इस पर हथियारों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सेटेलाइट आलात मौजूद थे तुर्की के, जो तुर्क फ़ौज ट्रेनिंग सेंटर तुर्क सोम के लिए जा रहे थे। कज़ाकों ने तकरीबन $20 लाख का तावान मांगा है तुर्की से, लेकिन तुर्की ने इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल उस टाइम नहीं दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कल रात तुर्की ने F-16 के ज़रिए ऐसी बमबारी की है बहरी कज़ाकों पर, यानी कि इज़राइल के छर्रों पर, कि बहरी कज़ाक वहाँ से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि जहाज़ पर 10 अमला मौजूद था, जिनमें हिंदुस्तानी मौजूद थे। यानी कि कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इज़राइल को ख़बर दी थी, इज़राइल की खुफिया संधी मोसाद को, कि तुर्की का भरा हुआ जहाज़ है और ये हम इसको कब्ज़ा कर सकते हैं। यानी कि हिंदुस्तानी, तुर्क, जॉर्जियाई और सर्बियाई सिक्योरिटी गार्ड इसमें शामिल थे। लेकिन नाजरीन, असल सवाल ये नहीं कि कज़ाकों ने जहाज़ पकड़ लिया। असल सवाल ये है कि तुर्किश फ़ौज ने इस खित्ते में कितनी ख़तरनाक और ताकतवर बन चुकी है कि अब इसके फ़ौजी साजो सामान तक कज़ाकों की नज़र पड़ने लगी है। तुर्क अब सिर्फ शाम या लीबिया तक महदूद नहीं रहा, उसने अफ्रीका के मशरकी साहिल तक अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। और कहा जा रहा है कि तुर्किश फ़ौजी अड्डा और ट्रेनिंग सेंटर इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि अंकारा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना आगे बढ़ा है और इज़राइल को किस तरह सबक सिखाने वाला है। इज़राइल और तुर्की के ताल्लुकात आप सब जानते हैं कि ये किस नहज पर पहुंच चुके हैं। इज़राइल जो तुर्की के शाम में जो एयर बेस है, अल ज़हूर एयर बेस, वहाँ पर हमला करने के बाद अब बाज नहीं आ रहा। और इज़राइल इस वक्त ओछे हथकंडे करके तुर्की को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अंकारा ये सब जानता है। अंकारा ने इसलिए ये जहाज़ छुड़ाने के लिए F-16 के ज़रिए ऐसी बमबारी की है कि कज़ाकों के यानी कि इज़राइल के 7 बंदे जहन्नम वासिल कर चुके हैं। तो अंकारा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। तुर्क फ़ौज वहाँ सोमाली फ़ौज को तरबियत दे रही थी और जदीद हथियार फराहम कर रही थी और इलाके में अपना असर व रसूख मजबूत कर रही है। अब सोचें, जब तुर्की शाम में इज़राइल के बढ़ते हुए असर व रसूख के ख़िलाफ़ खड़ा है तो क्या वो सोमालिया में अपने जहाज़ के अगवा को नज़रअंदाज करेगा? याद रखें कि इज़राइल शाम में बार बार फ़ज़ाई हमले कर रहा है, तुर्की की मौजूदगी को चैलेंज कर रहा है, लेकिन तुर्की ने शाम में अपनी फ़ौजी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। ड्रोन्स के ज़रिए दुश्मन के अहदाफ़ को निशाना बनाया है, अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल बढ़ाया है। अब वही तुर्की सोमालिया में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। कज़ाक अगर समझते हैं कि तुर्क जहाज़ पकड़ कर वो अंकारा को दबाव में ला सकते हैं, ये तो वो सख्त गलती पर हैं। तुर्क फ़ौज इस खित्ते में अपनी मौजूदगी को कमज़ोर होने नहीं देगी। अंकारा के पास जदीद ड्रोन्स, बहरी ताकत, खसूसी फोर्सेस और इलाकाई अड्डे मौजूद हैं जो इस तरह के वाक़यात का फैसला कुन और ख़तरनाक जवाब दे सकते हैं। तुर्की की फ़ौज आज दिफाई क़ुव्वत नहीं रही, ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो मुतअद्दिद महाज़ों पर बैक वक्त अपना असर व रसूख कायम रखती है। शाम से लेकर लीबिया तक, कफ़कास से लेकर अफ्रीका तक
ترک فوج ہر جگہ اپنے آپ کو ایک خطرناک اور فیصلہ کن کھلاڑی کے طور پر ثابت کرتی ہے۔ اسرائیل خطے میں اپنی فضائی برتری پر فخر کرتا ہے، لیکن ترکی اب زمینی، بحری اور فضائی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے۔ جب اسرائیل شام میں ترکی کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو ترکی دوسری طرف افریقہ میں اپنے فوجی نیٹ ورک کو مضبوط کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ محض ایک جہاز کے اغوا کا نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی اب ایک ایسی فوجی طاقت بن چکا ہے جس سے نظر انداز کرنا ممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انقرہ اس واقعے کا کیا جواب دیتا ہے۔ انقرہ پہلے ہی خطرناک جواب دے چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو قزاق ہیں ان کے مرنے کے بعد ترک فوج جب کسی چیلنج کا سامنا کرتی ہے تو وہ صرف دفاع نہیں کرتی، وہ سخت جواب دیتی ہے۔ یہ پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ اسرائیل کو معلوم ہے۔ بات کرنے والے ہیں کہ ترکی کے F-16 جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے بحری قزاقوں کے کن جگہوں پر حملے کیے ہیں، تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی بحری قزاق مقامی قبائلی گروہوں کے نوجوان ماہی گیر ہوتے ہیں جس کو اسرائیل وہاں پر پیسہ سپلائی کرتا ہے اور ان کو غربت، غیر قانونی کاموں پر مجبور کرتا ہے، اور وہ منظم تھروس آرگنائزیشن نہیں بلکہ ایک چھوٹے گروہ ہیں اور ان کے پاس AK-47 RPG جیسے تیز ترین ہتھیار ہوتے ہیں، اور 2012 سے 2005 کے عروج کے بعد بین الاقوامی بحری کاشت کی وجہ سے ان کی کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ قزاق کا براہ راست اسرائیل سے تعلق ہے۔ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے جس کی ترکی اور صومالی وفاقی حکومت شدید مخالفت کرتی ہے، اور قزاقوں کو مدد فراہم کی ہے اسرائیل نے۔ اب F-16 کی بات کریں ہیں کہ ترکی بحری جہاز، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز علاقے میں تعینات ہو چکے تھے، اور ایک چھوٹی کشتی کے واپس ساحل پر آنے کے بعد وہاں پر F-16 سے فضائی حملہ ہوا جس میں کہا جا رہا ہے کہ 7 کے قریب وہاں جو بحری قزاق ہیں، اسرائیلی بحری قزاق، وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور ابتدائی رپورٹس میں انہیں قزاق بتایا گیا ہے اور انہیں سویلین ماہی گیر بھی قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں نے ان ترکی پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے ماہی گیروں کو ہلاک کیا ہے، لیکن واقع وہ ایک بحری قزاق تھے جنہوں نے اسرائیل سے بھاری بھرکم پیسہ لے کر انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے اور ترکی کا جو جہاز ہے اس کو اغوا کیا ہے۔ اس میں بھارت کا بھی بڑے رد عمل دخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 بھارتی بھی موجود تھے گارڈز۔ انہوں نے خبر دی تھی کہ ترکی کا ہتھیاروں سے بھرا ہوا جہاز وہاں پر موجود ہے، اس لیے اسرائیل نے وہاں پر اس طرح کی کارروائی کی ہے۔ لیکن اب ترکی کے غیظ و غضب سے اسرائیل اب کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں ملک اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم شام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنے نیبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر اگر ترکش فوجیں اپنا اڈا بنانا چاہیں یا ایئر بیس، کوئی بھی طاقت دنیا کی ان کو روک نہیں سکتی، کیونکہ ترکش فوجیں ایک انڈیپینڈنٹ فوج ہے، وہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ ترکش فوج ہر کسی پر غیظ و غضب جانے کے لیے تیار ہے۔